हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 5 सरकार, बजट एवं अर्थव्यवस्था। इस पूरे चैप्टर में हम सरकार के कामों के बारे में पढ़ेंगे कि एक अर्थव्यवस्था के लिए सरकार क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो इसके 5-6 पार्ट्स होंगे जिसमें से ये फर्स्ट पार्ट है और टाइम टू टाइम आपको बाकी पार्ट्स भी मिलते रहेंगे। इसमें हम जानेंगे कि एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार की क्या भूमिका होती है। एक अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र? एक होता है निजी क्षेत्र और दूसरा होता है सरकारी क्षेत्र, जिसे हम प्राइवेट और गवर्नमेंट कहते हैं। एक प्राइवेट होता है और एक गवर्नमेंट होता है। सरकार के पास ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो सीधे हमारे निजी जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि सरकार अगर किसी भी चीज़ पर टैक्स बढ़ा देती है तो उससे सीधे हमारी इनकम पर असर पड़ता है। हमारी इनकम टैक्स कटने के बाद कम हो जाती है और सीधे हमारे निजी जीवन पर असर पड़ता है। हम जितने खर्चे करते हैं उससे हमारे खर्चे कम होने लगते हैं। वैसे ही अगर सरकार किसी चीज़ पर टैक्स कम करती है या फिर कोई एक ऐसी योजना लाती है जिसका हमें बहुत सारा लाभ हो, तो हमारी उसका असर भी सीधा हमारे निजी जीवन पर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार के पास ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसका सीधा असर हमारे निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस चैप्टर पर सरकारी बजट, इसका अर्थ और इसके अवयव, कि सरकारी बजट किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है और इसके क्या क्या अवयव हैं। ठीक है, सरकारी बजट में क्या क्या आता है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान की धारा 112 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। एक नॉर्मल न्यू ईयर जो होता है वो तो सभी को पता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, लेकिन जो वित्तीय वर्ष है वो हमारे संविधान के अनुसार धारा 112 के अनुसार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। और इस वर्ष में सरकार को सारी कमाई और खर्च का ब्यौरा संसद में पेश करना पड़ता है कि सरकार ने कितनी कमाई की और कितना खर्च किया या कितनी कमाई होगी और वो उसको कहाँ कहाँ खर्च करेगी, उसका पूरा ब्यौरा, पूरा चिट्ठा उनको एक पेपर पर लिख के, जिसे हम घोषणा पत्र कहते हैं, वो उनको संसद में पेश करना होता है। इसमें सरकार का बजट लिखा हुआ होता है पूरा, और ये सिर्फ एक ही वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट ईयर फिर से उनको अपना नया बजट पेश करना होता है। अब हमें समझना होगा कि सरकारी बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब ये सरकारी बजट आखिर बनता ही क्यों है। जैसे कि घर चलाने के लिए घर का बजट बनता है कि पूरे महीने में हमारी इनकम कहाँ कहाँ से होगी और एक्सपेंचर में क्या क्या होगा। ठीक है, अब हमें कितने एक्सपेंचर करने हैं वो हमारी इनकम पर निर्भर करता है, और अगर एक्सपेंचर ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई जुगाड़ करना होता है। वैसे ही पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भी सरकार बजट बनाती है। सबसे पहले तो सरकार जो बजट बनाती है वो जन कल्याण के लिए बनाती है। जन कल्याण का क्या मतलब है? मतलब जितने भी लोग एक अर्थव्यवस्था में, एक देश में रहते हैं, उन सबका कल्याण हो सके, उन सबका भला हो सके, लोगों के भले के लिए बजट बनाया जाता है। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के हस्तक्षेप कर सकती है। मतलब सरकार कुछ भी कर सकती है, वो हमारे निजी जीवन में दखलंदाजी कर सकती है। जैसे कि वो कोई भी ऐसी योजना बना सकती है, कोई भी कर लगा सकती है जिसकी वजह से हमारा निजी जीवन प्रभावित होता है, लेकिन वो करती इसीलिए है, ऐसा इस बुक में लिखा है, ताकि जन कल्याण हो सके। जैसा कि सरकार आए दिन करती रहती है कि कर बढ़ाती रहती है, वो हर चीज़ पर टैक्स बढ़ाती रहती है, तो हमें लगता है इससे जन कल्याण कहाँ से होगा, और होता भी नहीं है। लेकिन ऐसा ही है कि सरकार जो बजट बनाती है वो जन कल्याण के लिए बनाती है। कैसे? देखो, सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है। निश्चित वस्तुएं जिन्हें हम सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें और पार्क वगैरह, ऐसी चीज़ें जिसे सब यूज़ कर सकें। जैसे पार्क को कोई भी यूज़ कर सकता है, सड़क को कोई भी यूज़ कर सकता है, तो ये सारी सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। नाम से भी आप समझ सकते हैं, सार्व सबके लिए, जनिक जनों के लिए, सब जनों के लिए। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुएं।
और दूसरी तरह की वस्तुएं होती हैं निजी वस्तुएं, जैसे कि हमें पता ही है कपड़ा, रोटी, घर, खाना, खर्चा, खाने का सामान वगैरह ये सारी। तो देखो जो हमारी निजी वस्तुएं हैं जैसे कि कपड़ा, कार, घर, अगर हम ये खरीदते हैं या सरकार हमारे लिए ये खरीदती है तो इससे किसी एक का ही भला होगा, एक या 10-5 का भला होगा? ऐसा तो नहीं होगा, पूरी अर्थव्यवस्था का भला होगा। जबकि सार्वजनिक जो वस्तुएं होती हैं वो सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं होती हैं, उससे पूरी अर्थव्यवस्था का भला होता है। तो सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। अब सरकार सड़कें बनवाती है तो सरकार इतनी अच्छी नहीं कि वो सिर्फ हमारे चलने के लिए सड़कें बनवाती है, इससे सरकार का खुद का भी बहुत सारा काम होता है, जैसे कि बहुत सारा माल आता जाता है सड़कों पे से, बहुत सारी सप्लाई होती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, तो उन सब के लिए भी सरकार सड़कें बनवाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ लोगों के लिए बनवा रही है। मतलब ये जो सारा काम है वो मल्टीपर्पज़ के लिए होता है। अब सार्वजनिक वस्तुएं भी सब एक प्रकार की नहीं होती, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं, जैसे कि सड़क पे चलने का आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ आपको टोल टैक्स वगैरह ये सब देना पड़ेगा, या फिर पार्क में जाने का आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कुछ सेवाएं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम बिना पैसों के यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि किसी पार्क में जाना है और वहाँ पे एंट्री के 50 रुपये लगेंगे, या फिर लाल किले में घूमने जा रहे हैं और वहाँ पे टिकट 100 रुपये या 10 रुपये लगेगा, ठीक है, और वो लगेगा ही लगेगा, अगर नहीं देंगे तो हम अंदर नहीं जा सकते, एंट्री जो है वो हमारी वर्जित हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 तरीके की ये चीज़ें होती हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य, कि सरकारी बजट का जो कार्य है उसमें क्या क्या होता है। ओके, तो सरकार आय के वितरण को परिवर्तित कर सकती है, मतलब हमारी जो आय है उसमें वो चेंजेस कर सकती है। कैसे कर सकती है? करों को बढ़ा के, घटा के, कोई भी योजना बना के, तथा समाज को आय वितरण की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसे न्याय संगत माना जाए। इसे वितरण कार्य कहते हैं। मतलब ये कि सरकार हमारी आय को परिवर्तित कर सकती है, हमारी आय को चेंज कर सकती है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके, न्याय संगत माना जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वितरण का कार्य। अगर आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मैं आपको जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स के साथ समझा दूंगी, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य। सरकारी बजट में एक और कार्य होता है जिसको हम स्थिरीकरण कहते हैं। ये क्या होता है कि सरकार को आय तथा रोज़गार में उतार चढ़ाव को भी कम करना होता है। जैसे कभी रोज़गार ठीक ठाक हो रहा है, कभी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो ये जो उतार चढ़ाव है इसको सरकार को ठीक करना होता है। अर्थव्यवस्था में रोज़गार तथा कीमतों का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है, कि मांग कितनी है उस हिसाब से ही रोज़गार का स्तर भी निर्भर होता है। और मांग किस पर निर्भर होती है? जो कुल मांग होती है वो सरकार के अलावा निजी क्षेत्र में, मतलब प्राइवेट जो लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग हैं, उन सब की सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि मान लीजिए चॉकलेट की बिक्री कम हो रही है तो ये हमारी सोच है, मेरी मर्ज़ी में चॉकलेट खाऊं ना खाऊं, पड़ोसी की मर्ज़ी वो चॉकलेट खाए ना खाए, तो इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये निजी लोग जो हैं उनके निर्णय पर भी मांग जो है वो इन पर भी निर्भर करती है कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। और कुल मांग सरकार के अलावा निजी क्षेत्र के करोड़ों व्यक्तियों के फैसलों पर निर्भर करती है कि वो उस चीज़ को लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये जो लोग निर्णय लेते हैं ये भी आय, साख और ऋण जैसे कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कि मुझे चॉकलेट खानी है या नहीं खानी, तो ये किस बात पर निर्भर करेगा? ज़रूरी नहीं कि मेरी पसंद पर ही निर्भर करे, ये इस चीज़ पर भी निर्भर करेगा कि मेरी आय कितनी है, मैं चॉकलेट ख़रीदने लायक हूँ भी या नहीं, या फिर मुझे ऋण मिल रहा है या नहीं। ऋण मिल रहा है, ये तो एक चॉकलेट एक छोटी सी बात हो गई, वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए कार, मान लीजिए मुझे कार ख़रीदने के लिए ऋण मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और अगर मिल भी रहा है तो उसकी दर क्या है? तो ऋण की जो दर है उस पर निर्भर करती है, साख पर निर्भर करती है। तो सरकारी बजट, ये जो सारा काम है इसको कहते हैं सरकारी बजट का स्थिरीकरण। सरकार को इन सब पर इस उतार चढ़ाव को कम करना होता है, इसको बैलेंस करना होता है, इसको कहते हैं सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य।
इसमें ज़रूरी ही नहीं कि सरकार को सिर्फ मांग बढ़ाना हो, सरकार दोनों तरीके से स्थिरीकरण कर सकती है। अगर मांग कम है तो उसको बढ़ा सकती है, मांग ज़्यादा है तो उसको घटा सकती है। चाहे वो मांग को बढ़ा रही हो चाहे घटा रही हो, लेकिन इसे हम सरकार का स्थिरीकरण कार्य ही कहेंगे। एक बार आप इस पिक में समझ लीजिए कि हमें जो सरकारी बजट पढ़ना है वो किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए, सरकारी बजट दो प्रकार से बढ़ जाता है। पहला होता है राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट भी दो प्रकार में बढ़ जाता है, राजस्व प्राप्तियां जो प्राप्त होता है और राजस्व व्यय जो खर्चे होते हैं। और पूंजीगत बजट भी दो प्रकार से बढ़ जाता है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। फिर उसके बाद राजस्व प्राप्तियां भी दो प्रकार में बढ़ जाती हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। राजस्व व्यय भी दो प्रकार में बढ़ जाते हैं, योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय। फिर पूंजीगत प्राप्तियां ये नहीं बढ़ती हैं, पूंजीगत व्यय ये भी दो प्रकार में बढ़ जाते हैं, योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। अब इसमें से हमें ये सारे पढ़ने हैं। ये राजस्व बजट, पहले हम राजस्व बजट लेते हैं और इसके पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो राजस्व बजट दो प्रकार में बढ़ जाते हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। तो पहले हम पढ़ेंगे राजस्व प्राप्तियां। ये वो प्राप्तियां होती हैं जैसे कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, संपत्ति शुल्क, कागजी कर। ये सारे जो लगाए जाते हैं, इन सब से जितना भी सरकार को प्राप्त होता है उसको राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। प्रत्यक्ष कर जो हम डायरेक्ट पे करते हैं, इनकम में से डायरेक्ट कट जाता है, और अप्रत्यक्ष कर जो हमें इनडायरेक्ट तरीके से लिया जाता है। जैसे कि हमने बिस्किट खरीदा और हमने 5 रुपये का लिया, लेकिन वो 4.5 रुपये का था और 50 पैसे उसी के साथ हमारे टैक्स के भी चले गए, तो वो होता है इनडायरेक्ट कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। पर कुछ कर हमसे डायरेक्ट लिए जाते हैं, जैसे हमारी इनकम में से डायरेक्ट कट जाते हैं, तो वो होते हैं प्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क जो सीमा पे लगाया जाता है, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता जाता है उन सब पर शुल्क जो लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, वो होता है सेवा कर। संपत्ति शुल्क जो हमारी प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है, और कागजी कर जो कागज़ बनवाए जाते हैं किसी चीज़ के, उस पर भी कर लगाया जाता है, ठीक है, ये भी संपत्ति से ही रिलेटेड है। तो ये सारे करों से जितनी भी सरकार को जितना भी प्राप्त होता है धन, वो सब राजस्व प्राप्तियों में आएगा। इसमें जैसे जैसे आय ऊपर होती जाती है वैसे वैसे ही कर भी ऊंचा होता जाता है। जैसे पहले 10,000 रुपये आए थे तो सरकार कर के 1,000 रुपये लेती थी, अब 50,000 आय हो गई तो 4-5 हज़ार रुपये लेती होगी करके। इस तरीके से जैसे आय ऊपर होती जाएगी वैसे ही इसमें कर भी ऊंचा होता जाएगा। जो वस्तुएं सुख और विलासिता की होती हैं उन पर कम कर लगाया जाता है। सुख और विलासिता की, जैसे कि सोफ़ा सेट है, बेड है, इससे सुख मिलता है, ठीक है, बैठ के खुशी होती है कि हाँ। और विलासिता की भी हैं, जैसे कि दिखाती हैं, ये हमारा स्टेटस दिखाती हैं, तो इस तरीके से। लेकिन ये ज़रूरत की भी हो गई, तो इस तरीके की चीज़ों पे तो फिर भी कम कर होता है। लेकिन जो पूर्ण विलासिता की वस्तु होती हैं, सिर्फ एक शौक़ वाली चीज़ होती है, सिर्फ शौक़ के लिए होती हैं, और किसी को कोई मजबूरी नहीं होती, किसी काम में नहीं आती, जैसे कि शराब, तंबाकू। लेकिन पेट्रोलियम वैसे अच्छी उसमें आता है कि लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ पेट्रोलियम भी शामिल है। तो शराब, तंबाकू और पेट्रोलियम जैसी चीज़ों का जो कर है, इसकी दर काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है, उतने ही प्राइस और उससे ज़्यादा का इस पर कर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो प्राप्तियाँ आपको समझ में आ गई। राजस्व प्राप्तियाँ इसमें क्या क्या होता है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, संपत्ति शुल्क और कागजी कर। ये सारे के सारे राजस्व प्राप्तियों में होते हैं। इसके बाद हम आते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, दोनों प्राप्तियाँ हम एक साथ पढ़ लेते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है। सरकार को ऋण के रूप में धन मिलता है, ठीक है, सरकार जो है ऋण भी लेती है, मतलब उधार भी लेती है। जो बहुत मालदार लोग होते हैं वो सरकार को भी ऋण देते हैं, ठीक है, और सरकार उनसे ऋण लेती है। तो उस ऋण से जो संपत्ति मिलती है, एक तो वो, और दूसरा सरकार ना संपत्ति बेच देती है, प्राइवेट हाथों में कर देती है उसको। जैसे कोई भी अपनी बिल्डिंग बेच देती है, या फिर कोई भी पुरानी इमारत बेच देती है, उसको प्राइवेट कर देती है, तो उससे सरकार को पैसे प्राप्त होते हैं ना। और जब सरकार किसी से ऋण लेती है तो उससे देयता प्राप्त होती है। देयता मतलब सरकार को वो चुकाना पड़ता है। तो ऐसे सभी काम जिससे देयता प्राप्त हो और संपत्ति की बिक्री हो, वो सारे के सारे पूंजीगत प्राप्तियों में आएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं राजस्व व्यय पर। इसमें सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपगत ब्याज ऋण अदायगी,
ये सारा का सारा व्यय आता है। कौन कौन सा व्यय? जैसे सरकारी विभागों में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी इनकम देना, ठीक है, जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सब में पैसा उड़ाना, जितनी भी सेवाएं होती हैं सरकार की तरफ से उनमें पैसा उड़ाना, ठीक है, जितने भी सरकारी काम है वो सारे के सारे इसमें आएंगे। इसमें योजनागत और गैर योजनागत दो तरीके बांटे जाते हैं। एक तो होते हैं पहले से योजनाएं बनाई जाती हैं और उसमें ये व्यय होता है, और गैर योजनागत जो बिना योजनाओं के होते हैं पहले से ही, जैसे कि ये सारा ये सरकारी विभागों में काम, ये पैसा देना और ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम आते हैं पूंजीगत व्यय पर। पूंजीगत व्यय ये सरकार के वो व्यय होते हैं जो पूंजी पर खर्च किए जाते हैं। जैसे कि हमने अभी पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ी थी, मतलब पूंजी को बेच के प्राप्त होता है तो प्राप्तियां, और व्यय जो पूंजी पर व्यय किया जाएगा। जैसे कि सरकार निवेश करती है, अब निवेश करेगी तो मतलब सरकार खर्च कर रही है। आने वाले टाइम में बेशक उसका ज़्यादा होके वापस मिलेगा, लेकिन सरकार खर्च तो कर रही है ना, व्यय हो रहा है। तो ये सरकार के वह व्यय होते हैं जो पूंजी पर खर्च किए जाते हैं। जैसे कि भवन निर्माण, कोई बिल्डिंग बनाना, मशीनरी खरीदना, कोई उपकरण खरीदना, शेयर बाज़ार में निवेश करना, ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऋण देना, क्योंकि वहाँ से भी वो वापस मिलेगा। तो ये व्यय हो रहा है। इसमें भी योजनागत और गैर योजनागत दोनों होते हैं। वैसे तो स्वतंत्रता जब से हमारे देश को मिली है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पंचवर्षीय योजनाएं हर 5 साल में आती हैं, जिन्हें हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। उसकी शुरुआत के कारण बजट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति का विवरण बन गया है। मतलब जब से ये पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं तब से बजट पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उसमें पंचवर्षीय योजनाओं में बताना पड़ता है कि 5 सालों में क्या क्या करना है, क्या क्या योजनाएं बनानी है। तो इसलिए आई होप आपको अब ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और करनी है हमें इस वीडियो में, संतुलित अधिशेष एवं घाटा बजट। अब बजट भी 2 प्रकार का होता है, संतुलित होता है और घाटा बजट भी होता है, ठीक है। सरकार की जितनी आय होती है, खर्चे भी होते हैं। अगर आय ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं तो बहुत ज़्यादा है, अधिशेष हो गया। अगर आय और खर्चे बराबर होते हैं तो दोनों बैलेंस हो गए, मतलब संतुलित हो गए। अगर आय कम है और खर्च ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो हो जाता है घाटा बजट। सरकार घाटे में चली जाती है। अब सरकार घाटे में जाएगी तो उसको बैलेंस तो करेगी ही, फिर सरकार उसे बैलेंस करने के लिए क्या करती है, करों में वृद्धि कर देती है, मतलब करों की दर ऊंची कर देती है। जैसे पहले पेट्रोल 80 रुपये था तो 81 रुपये कर देगी, 81 था तो 82 कर देगी, क्योंकि एक रुपया करके करोड़ों रुपया होता है। और होता क्या है, उससे सरकार का जो बजट है वो बैलेंस हो जाता है। सरकार के पास वैसे और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दिमाग लगाने के लिए, लेकिन ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, करों की दर ऊंची कर दो, लोग अपने आप भरेंगे। और आजकल आप देख भी रहे होंगे ये वाली चीज़, तो ये जो सरकार बार बार टैक्स बढ़ाती है वो इसीलिए बढ़ाती है क्योंकि बजट इधर उधर हो रहा होता है। लेकिन इसमें बात ये भी तो आती है कि सरकार खर्च कहाँ कर रही है, क्योंकि सरकार जब खर्चे करेगी तभी तो टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो घाटा बजट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर सरकार की आय कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं तो उसको हम घाटा बजट कहते हैं। और घाटा बजट में ही ऐसा होता है कि क्या करना पड़ता है, करों की दरों को ऊंचा करना पड़ता है। बाकी अधिशेष अगर हो जाता है तो बड़ा अच्छा है, और बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है तो भी अच्छा ही है। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है, मतलब प्राप्ति कम है और व्यय ज़्यादा है, तब ऐसी स्थिति को बजटीय घाटा कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राजस्व घाटा इज़ इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।